हेलो गर्ल्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा पोइट्री पार्ट में हमने अपना फर्स्ट जो अपना चैप्टर है कालिदास भवभूति एंड भर्तृहरि वो हमने अब तक पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकंड पोएम जो है डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन, सैयद अमानुद्दीन। ठीक है, कौन है इसके लेखक जो है आपके राइटर जो है पोएट वो है सैयद अमानुद्दीन। ठीक है, तो डोंट कॉल मी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन। इंडो मीन्स होता है इंडियन, इंडो मीन्स होता है इंडियन और एंग्लिकन मीन्स जो होता है इंग्लिश। दोनों को हम प्लस कर देते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश क्या समझ में आया? जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में जो अपनी कविताएं लिखते हैं उनको कहा जाता है इंडो एंग्लिकन। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो भारतीय होते हुए इंग्लिश में अपनी कविताएं लिखते हैं उनको इंडो एंग्लिकन पोएट कहा जाता है। ठीक है, जैसे अपने कालिदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास जी हैं या फिर और पोएट हैं, ये क्या है इंडियन पोएट्स हैं। ठीक है, इन्होंने जो पोएम लिखी है वो हिंदी में ही लिखी है या संस्कृत भाषा में लिखी है, लेकिन अपने जो कोर्स में है वो उन्होंने खुद ने नहीं लिखी है, उनका ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो पोएम है ये इनकी खुद की लिखी हुई है। ये इंडियन होते हुए, भारतीय होते हुए इंग्लिश में जो लिखते थे उन पोएट्स को क्या कहा जाता था? इंडो एंग्लिकन पोएट्स कहा जाता था। तो ये क्या कह रहे हैं कि डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन। तो इनको चिढ़ है इस बात से क्योंकि ये अपने आप को पूरी तरीके से भारतीय मानते हैं। भारतीय मानने के कारण इनको अपनी जो भारतीय भाषा है, जो हिंदी लैंग्वेज है, उससे इनको लगाव है, उनसे लगाव है, लेकिन लिखते इंग्लिश में। इनकी सोच और जो इनकी जो थॉट्स हैं वो इंग्लिश में है। तो लोग इनको क्या कहते हैं? इंडो एंग्लिकन पोएट कहते हैं। तो इनको इस चीज़ से चिढ़ होती है और वो कहते हैं कि मुझे आप लोग इंडो एंग्लिकन मत कहो, डोंट कॉल मी मीन्स कि मुझे मत कहो। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ठीक है, सैयद अमानुद्दीन बॉर्न इनका है 1934। कब है इनका जन्म? 1934। ओके, 1934 में इनका बर्थ हुआ है। यूएस बेस्ड इंडियन पोएट एंड क्रिटिक्स हु राइट्स इन द मॉडर्निस्ट अमेरिकन ट्रेडिशनल ऑन ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक फ्रॉम लव टू साइंस। क्या कहा जा रहा है कि सैयद अमानुद्दीन जो है वो एक ऐसे भारतीय कवि हैं और क्रिटिक्स भी है। क्रिटिक किसको कहते हैं? जो आलोचना करते हैं, आलोचक जो होते हैं। आलोचक मीन्स किसी भी चीज़ की क्रिटिसाइज करना। मान लो कि मैंने एक पेज पे आप लोगों को, मान लो कि एक ऐसे लिख के दिया है, एक निबंध किसी चीज़ के ऊपर मैंने आपको लिख के दिया। अब आपने उसको निबंध को पढ़ लिया, उस ऐसे को आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपने उसमें से क्रिटिसाइज नहीं किया। आपने उनमें से कुछ वर्ड या कुछ पॉइंट ऐसे नहीं निकाले जिसपे डिबेट कर सके हम, मतलब आप मेरे से सवाल कर सको या आप मेरे से उस चीज़ के बारे में जान सको। तो जो ऐसी चीज़ें निकालते हैं किसी भी टॉपिक में से, कुछ सवाल या कुछ डिबेट करना, कुछ मतलब वाद विवाद करना किसी टॉपिक के ऊपर, तो जो ऐसी चीज़ करते हैं उनको क्रिटिक कहते हैं। मीन्स जो आलोचक होते हैं उनकी आलोचना करते हैं मतलब। तो क्या है, ये एक यूएस बेस के इंडियन पोएट थे और आलोचक भी थे। हु राइट्स इन मॉडर्निस्ट अमेरिकन ट्रेडिशनल, जो लिखते थे किसमें? अमेरिकन मतलब लैंग्वेज जो होती थी, मॉडर्न अमेरिकन लैंग्वेज जो है उसमें लिखते थे। उनके जो टॉपिक हुआ करते थे वो प्यार और विज्ञान से संबंधित हुआ करते थे। उनकी जो रचनाएं थी, उनके जो वर्क थे वो किससे संबंधित थे? रिलेटेड थे लव एंड साइंस। तो आप इसमें ये देख सकते हो लव एंड साइंस, एंड ये क्या है? पोएट एंड क्रिटिक्स है और इनका जन्म यहाँ पे आ गया। तो ये मॉडर्निस्ट अमेरिकन ट्रेडिशन ऑन ए वाइज रेंज ऑफ टॉपिक लव एंड साइंस। ठीक है, अब क्या है? हिज पोइट्स
हिज पोएटिक वर्क्स, उनके जो कविता जो काव्य रचनाएं थी वो कौन कौन सी हैं, देखते हैं। एडवेंचर्स ऑफ एटमान, ठीक है, एटमैन, एडवेंचर्स ऑफ एटमैन। तो आपको वर्क में इनका ये लिखना है, एडवेंचर्स ऑफ एटमैन, एन इपिक ऑफ द सॉल, एन इपिक ऑफ द सॉल, एज ऑफ फीमेल एंचांस, एज ऑफ फीमेल एंचांस, चैलेंज पोयम, चैलेंजर पोयम्स, एंड द चिल्ड्रन ऑफ हिरोशिमा, ठीक है। इनकी पोएटिक वर्क जो है उसके अंदर ये हैं, आपने देखा कौन कौन से हैं, एज ऑफ फीमेल एंड एडवेंचर्स ऑफ एटमान, एंड इपिक ऑफ द सॉइल, एज ऑफ फीमेल एंचांस, चैलेंजर्स पोएम्स, एंड द चिल्ड्रन ऑफ हिरोशिमा, ठीक है। पोयम इनकी कौन कौन सी है, जेम्स एंड जर्म्स, लाइटिंग एंड लव, हिज बुक ऑफ क्रिटिसिज्म इज क्रिएटिविटी एंड रिसेप्शंस, ठीक है। क्रिटिसिज्म में आलोचनात्मक जो बुक लिखी उसमें उनकी एक बुक है, इसका नाम है क्रिएटिविटी एंड रिसेप्शंस। पोएम में है इनकी जेम्स एंड जर्म्स, लाइटिंग ऑफ लव, ठीक है। बुक जो है क्रिटिसिज्म बुक है उनकी कौन सी है, तो क्रिएटिविटी एंड रिसेप्शंस, ठीक है। क्या समझ में आया आपको इस चीज के अंदर, फिर से रिपीट करवा रही हूँ। पोएटिक वर्क जो है इनकी, पोएटिक वर्क में 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड पोएम्स जो है इनकी कविताएं जो है वो 1 एंड 2, एंड जो क्रिटिसिज्म बुक है इनकी उसका नाम है क्रिएटिविटी एंड रिसेप्शन, ठीक है। टुवार्ड्स ए थ्योरी ऑफ थर्ड वर्ल्ड क्रिटिसिज्म, सैयद अहमदुद्दीन इज एलर्जिक टू बी कॉल्ड इंडो एंग्लिकन। अब क्या कहा जा रहा है कि वे एक आलोचक थे जिन्होंने मतलब टुवार्ड्स, ये पोएम, ये बुक का नाम है टुवार्ड्स ए थ्योरी ऑफ थर्ड वर्ल्ड क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसके अंदर, इस बुक के अंदर सैयद अमरुद्दीन जो है उनको एलर्जी है। एलर्जी किस बात से है कि उनको इंडो एंग्लिकन कहा जाता है, इस बात से उनको एलर्जी है, मतलब इस बात से उनको चिढ़ है, मतलब कि वो नफरत करते हैं अगर कोई उनको इंडो एंग्लिकन पोएट कहते हैं तो। ही इज ए क्रिटिक आल्सो, वो एक आलोचक भी हैं जिन्होंने हु कॉन्ट्रीब्यूट आर्टिकल्स ऑन जेम्स विकल्स पोएट्री, जिन्होंने जेम्स विकल्स की कविताओं की ऑन नेटिव अमेरिकन पोएट्री, और अमेरिकन पोएट्री जो नेटिव अमेरिकन कविताओं पर आलोचनात्मक लेख भी उन्होंने लिखे हैं। तो आपको इतना डिटेल से कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इसमें इनके वर्ण और ये कौन से मॉडर्न अमेरिकन ट्रेडिशनल से बिलोंग करते हैं, और ये एक तरह के पोएट हैं और क्रिटिक्स भी हैं, और जो इनके जो टॉपिक होते हैं वो लव एंड साइंस के ऊपर होते हैं, ठीक है। फिर इनके वर्क आ जाएंगे। वर्क में ये आपके जो मैंने टिक किए हैं ये 4-5 वर्क आपको लिखना है, ठीक है। बस ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, इतना ही आपको लिखना है। आगे हम पढ़ रहे हैं। Like the American poet E. Cummings, Sayyid Amruddin is one of the pronouns and individualistic of the poetic world। क्या कहा जा रहा है, अमेरिकन ई कमिंग्स की बात ही, जो ई कमिंग्स जो पोएट है, अमेरिका के जो पोएट्स हैं उनकी तरह ही सैयद अमरुद्दीन जो है काव्य जगत को एक मतलब विशिष्ट व्यक्ति माने जाते हैं। काव्य जगत को प्रोनाउंस इंडिविजुअलिस्ट ऑफ द पोएटिक वर्ल्ड, पोएटिक वर्ल्ड मीन्स होते हैं कविताओं की जो दुनिया है, लेखकों की कविताओं की जो कवियों की जो दुनिया है उसमें उनको भी एक बहुत ही मतलब कि इंडिविजुअलिस्टिक है, वो बहुत ही सम्मानित और बहुत ही मतलब विशिष्ट व्यक्तियों में उनको गिना जाता है। अब क्या है, हिज इंडिविजुअलिटी डज नॉट सेपरेट हिम फ्रॉम इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज। अब क्या कहा जा रहा है कि उनको जो मतलब इंग्लिश पोएट्स में जो उनको एक उपाधि दी गई है, एक नाम दिया गया है, उसकी वजह से वो अपने आप को इंडियन कल्चर से कभी भी अलग नहीं करते हैं। वो अपने आप को हमेशा इंडियन कल्चर से ही जोड़ के रखना पसंद करते हैं। इट फ्रीड हिम फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म, ठीक है। इसने उनको अपने आप को मतलब अलग कर रखा है। उन्होंने अपने आप को हिंदी मतलब क्या है कि
जो इंडियन कल्चर है उससे ही, इसी वजह से उन्होंने अपने आप को इंडियन कल्चर से जोड़ रखा है। ही हैज वर्क आउट मेथड ऑफ आर्टिक्स expressions of capture in individual emotions. He combines traditional values and concept of conversion. तो क्या कहा जा रहा है कि इस तरीके से उन्होंने अपने अभिव्यक्तियों के तरीकों का प्रयोग करके ही, अपने भावों को प्रयोग करके वो अपनी परंपराओं और रूढ़ियों से मतलब जुड़े हुए हैं। वो इस तरीके से कि किस, और जो अमेरिकन कल्चर जो है उससे वो इस तरीके से नफरत करते हैं, लेकिन वो लिखते इंग्लिश में है। इसका मतलब वो ये नहीं चाहते कि उनको हिंदी और अंग्रेजी का पोएट कहा जाए, इसलिए वो अपने आप को इंडियन कल्चर से जोड़ के रखना ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। ही इज नॉन फॉर ए स्ट्रेंज वर्ल्ड अरेंजमेंट एंड कैंडिड डिस्क्रेंस ऑफ इमोशंस। वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो अपने शब्दों की जो अजीब तरीके से व्यवस्थित और भावों को स्पष्ट करते हैं, वो इसके लिए जाने जाते हैं। मतलब जो उनका लिखने का जो तरीका है उसकी वजह से वो जाने जाते हैं। ही इज आल्सो नॉन फॉर टाइपोग्राफिकल डिस्टॉर्शन एंड peculiar lack of pronunciation, capitalization, word speaking and word arrangement. He has used a defined structure to divide his poem into section and stanza. He has written the poem in the abnormal style without make of pronunciation and capital letters. He starts a line at the margin and then explain the elaborated in it in the lines that follow. तो अब उनके लिखने की जो तरीका बताया गया है वो किस तरीके से लिखते हैं। वो अपनी बिना तरीके से लिखते हैं। उनके लिखने का कोई तरीका नहीं, उसमें कहीं पे भी फुल स्टॉप, कॉमा या कोई भी चिन्हों का वो ठीक तरीके से यूज नहीं करते। कैपिटल लेटर कहाँ लिखना है, बड़े अक्षर नहीं लिखने हैं, दूरी, शब्दों के बीच की दूरी कितनी है, शब्दों को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, उन सब चीज़ों को वो अपनी जो लिखने का तरीका है उसमें वो इस तरीके से लिखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। मतलब वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और उन्होंने अपनी कविताओं को और खंडों और पद्यांशों में विभाजित करने के लिए निश्चित रचना का उपयोग किया है कि कितने स्टेंजा में किस तरीके से उनको लिखना है और किस तरीके से उस चीज़ को उनको डिवाइडेशन में बांटना है। और वही बात आ गई, उन्होंने अपनी जो शैली है बिना विराम चिन्हों के और बड़े अक्षरों में लिखा है। वे कविता की एक पंक्ति को हास्य से प्रारंभ करते हैं तथा फिर उसको व्याख्या विस्तृत समझाइए अगली पंक्ति में करते हैं। एक लाइन लिखते हैं, फिर उसके बाद में उसको डिटेल से आगे समझाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। आपका जो मेन चीज़ है वो आपको बस यहाँ तक ही पढ़नी है। इसमें आपका यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, बाकी इनका तरीका है लिखने का, आप यहाँ से यहाँ पढ़ लेना। एंड यहाँ से आप वापस से इसको कवर कर लेना। इंट्रोडक्शन के पॉइंट में इतना काफ़ी है। अब हम देख रहे हैं हमारे समरी ऑफ द पोएम। ठीक है, हम क्या आते हैं, अब हम समरी पे आ जाते हैं। ठीक है, सैयद अमानुद्दीन राइट्स एंड ड्रीम्स इन इंग्लिश बट ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड इंडो एंग्लिकन। कहा जा रहा है कि सैयद अमानुद्दीन जो है वो अंग्रेजी में लिखते तो हैं और सपने भी वो अंग्रेजी में ही देखते हैं, लेकिन उनको इंडो एंग्लिकन कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उस चीज़ से घृणा करते हैं और वो ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उनको कोई इंडो एंग्लिकन पोएट कहे। ही इज एलर्जिक टू द टर्म इंडो एंग्लिकन। उनको इस चीज़ से एलर्जी है, मीन्स उनको इस चीज़ से एक तरीके से घृणा है कि कोई उनको ऐसे कहे कि इंडो एंग्लिकन पोएट है। ही डज नॉट वांट टू बी कन्फ्यूजन टू ए लैंग्वेज। ही हेट्स हाइफेंस विच आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर। ही कॉल्स दीज हाइफेंस आर्टिफिशियल ब्रिज। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, वे भाषा की जो ये गड़बड़ी है, जो एक तरीके से मतलब दोनों भाषाओं को मिला के लिखने वाली जो गड़बड़ी है, वो इसका भाग नहीं बनना चाहते, वो इसमें जुड़ना नहीं चाहते, कि वो ये नहीं कहलाना चाहते कि ये इंग्लिश पोएट है, क्योंकि वो भारतीय कल्चर से, जैसा कि पहले हमने पढ़ा
कि भारतीय कल्चर से वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। भारतीय कल्चर से जुड़े होने के कारण उनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि उनको इंग्लिश में बोले, लोग इंग्लिश से रिलेटेड उनको बताया जाए, ठीक है। एंड क्या कह रहे हैं, हाइफन्स, हाइफन्स से वो घृणा करते हैं। हाइफन्स होता है एक तरीके से दो शब्दों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब कि कुछ भी बीच में ऐड करके दो लाइनों को, दो शब्दों को जोड़ देना। इंग्लिश पोएम्स के अंदर ज़्यादातर ऐसा किया जाता है कि कुछ भी बीच में ऐड कर दिया जाता है जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन दो शब्दों को वो चीज़ उस चीज़ से जोड़ दिया जाता है, तो एक आर्टिफिशियल ब्रिज बना दिया जाता है। तो उस चीज़ से उनको क्या है, एलर्जी है, उस चीज़ से भी उनको नफरत है, वो पसंद नहीं करते। और ही कंडेम्स ऑल हाइफनेटेड minds which are the basic product of soil which are not free from producing ignorance and superstitions, ठीक है। और जो इस तरीके की जो वर्ड्स जो बनाते हैं हाइफन्स से जुड़े हुए जो मस्तिष्कों की, वो निंदा करते हैं तथा उनसे जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं जो अंधविश्वास से मुक्त नहीं है, मीन्स कि जो इंग्लिश के जो कल्चर में चलता आ रहा है जिस तरीके से इंग्लिश कल्चर को, वो उन चीज़ों से भी नफरत करते हैं, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं है। आगे क्या है, इग्नोरेंस एंड he does not like to be a monarch specimen to be analyzed। वो अपने आप को वो क्या चाहते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि वो एक चांद की जो चट्टान होती है, जिस तरीके से चांद पे जाने के बाद में जैसे चांद का एक पत्थर ज़मीन पे लेके आया गया, वो अपने आप को वैसा नहीं बनाना चाहते कि उसका बार बार विश्लेषण किया जाए, उसके बार बार उसको देखा जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। मतलब एक तरीके का उसके ऊपर लेबल लगा दिया गया है कि ये चांद से लाया हुआ पत्थर है। तो यहाँ पे अपने आप की तुलना कर रहे हैं वो इस चीज़ से कि मैं वैसा नहीं बनना चाहता कि मुझे लोग उस तरीके से देखें और मुझे वैसा समझे कि मतलब ये एक अलग ही पीस है, ये अलग ही टुकड़ा है, और इसका बार बार आलोचना करें या बार बार मेरा विश्लेषण करें एक तरीके से। लेबल एंड स्टोर्ड इन स्लीव्स अगेन एंड अगेन, क्या कहा जा रहा है, जिसका बार बार विश्लेषण किया जा सके, और लेबल एंड स्टोर्ड, और जिसको जैसे हम अलमारी के अंदर कोई हमारे पास कोई डायमंड या कुछ कीमती चीज़ होती है, जैसे कोई अलग ही चीज़ होती है, एंटिक पीस होता है, तो हम उसको अलमारी के अंदर जमा करके या फिर छुपा के या सजा के रख देते हैं। तो वो अपने आप को कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को उस पीस की तरह नहीं बनाना चाहता कि जिसको बार बार मतलब परखा जाए या बार बार जिसका निरीक्षण किया जाए और उसको एक तरीके से अलमारी के अंदर रख दिया जाए। वो यहाँ पे इस तरीके का वर्ड इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि उनको इंडो एंग्लिकन पोएट माना जाता है। तो इंडो एंग्लिकन पोएट जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो लिटरेचर के स्टूडेंट्स को थोड़ा अलग मानते हैं कि जैसे मतलब कि कई बार लोग मजाक में बोल देते हैं यार ये तो अंग्रेज है, ये तो अंग्रेज है, अंग्रेजी में बोलती है, या फिर इस तरीके के वर्ड्स जो यूज में लिए जाते हैं वो आलोचना होती है एक तरीके की। तो उनको तो हम उस टाइम पे हमें भी थोड़ी सी चिढ़ होती है कि हमें ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जबकि हम भारतीय हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं इस पोएम के अंदर कि उनको भी चिढ़ होती है जब लोग उनको इस तरीके से बोलते हैं कि ये तो अंग्रेजी में लिखता है, ये तो इंग्लिश की तारीफ करता है, या फिर इंग्लिश में बातें करता है, इंग्लिश में सोचता है, तो सपने भी इंग्लिश में ही देखता है। तो उनको चिढ़ होती है क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जुड़ा हुआ भारतीय कल्चर से हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा ना कहा जाए। आया समझ में यहाँ तक? आगे द पोएट सेज दैट दोज पीपुल हु कॉल्ड हिम इंडो एंग्लिकन closeter with him with a small group of people and thus make him an invalid make him an इनवैलिड। तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए जो लोग उनको इंडो एंग्लिकन कहते हैं, उन लोगों को वो एक अलग छोटे से समूह में एक छोटा सा ग्रुप बना के एक साइड में डाल देना चाहते हैं, कि उनको बोल रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो ग्रुप के लोग हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं वो मेरी दुनिया से अलग है, मतलब कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी बोल रहे हो। तो वो उनको एक तरीके से ग्रुप बना के इंडिविजुअल कर देते हैं, उनको इनवैलिड कर देते हैं, अलग कर देते हैं सब चीज़ों से।
आगे है, अमानुद्दीन इंट्रोड्यूस सम ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट इन द पोएम। अमानुद्दीन जो है अपनी पोएम्स के अंदर, अपनी कविताओं के अंदर आत्म ऑटोबायोग्राफिकल मैंने बताया हुआ है, पहले मैंने बताया हुआ है कि बायोग्राफी होती है किसी के मतलब जीवन का चरित्र चित्रण करना। ऑटोबायोग्राफी होती है कि जब हम हमारे खुद के जीवन का चित्रण कर रहे होते हैं, तो उनकी पोएम के अंदर उनके खुद के जीवन से रिलेटेड भी चीज़ें उन्होंने लिखी है। He says that the river कावेरी flows in his veins। वो कहते हैं कि भारत की जो नदी है, कावेरी नदी जो है, वो उनकी धमनियों में, उनकी नसों में बहती है। इसका कहने का मतलब है कि वो भारतीय कल्चर से, भारतीय परंपराओं से, भारतीय नदियों से, इन चीज़ों से वो इतना प्यार करते हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें उनकी धमनियों में, उनकी नसों में बहती है, जैसे नदी उनकी नसों में बह रही है। His mind is fully of happy एसोसिएशंस ऑफ हिज नेटिव प्लेस इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया जहाँ से वो रहने वाले थे, बोल रहे हैं कि उनका जो मस्तिष्क है, उनका जो दिमाग है, वो अपने पैतृक गांव से, अपने नेटिव प्लेस से पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से उनकी यादें, वहाँ की सब चीज़ें भरी हुई है। ही फाउंडली रिमेंबर्स द चामुंडा हिल्स, और वो याद करते हैं चामुंडा माता की जो पहाड़ियाँ हैं, वो उनको याद करते हैं। गॉडेस दुर्गा किलिंग द डेमोन, और माँ दुर्गा ने किस तरीके से राक्षसों का वध किया, उस चीज़ को भी वो याद करते हैं। एंड द म्यूजिकल एंड कलरफुल फाउंटेन्स इन वृंदावन गार्डन, और वृंदावन का जो गार्डन है, वृंदावन का जो वन है, उसके जो झरने और जो वहाँ का संगीत जो है, उसको भी वो अपने अंदर महसूस करते हैं। हॉरेवर, यद्यपि ही इज नॉट कॉन्फिड द चाइल्डहुड सेंस, ही हैज broadened हिज आउटलुक, मास्टर्ड लैंग्वेज द डिस्कवर्ड ट्रूथ। इस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि अपने बचपन की और इन सब चीज़ों से जुड़े होने के कारण उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर अधिकार पा लिया है, भाषा, लैंग्वेज के ऊपर अधिकार पा लिया, और सत्य की उन्होंने खोज कर ली है। मतलब कि उनके अंदर ये चीज़ें इतनी भरी हुई हैं कि वो, उनको उन अंग्रेजी चीज़ों से, उन चीज़ों से और उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही इज बिकम इनलाइटेंड बाई गेटिंग rid of narrow prejudices, he is moved freely like an ocean waves, his thought is free since he has traveled the universe in the wings of his thoughts। वो कह रहे हैं कि उनको अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को समुद्र की बहती हुई लहरों की तरह महसूस करते हैं, जो पूरी तरीके से आज़ाद है, और वो पूरे ब्रह्मांड में अपने मतलब थॉट्स, विचारों के जो पंख हैं, उनके द्वारा वो घूमना चाहते हैं। Sayyid Amuddin says that he would like rather to be grouped with great poets like कालिदास, कबीर, दांते, ओमर खयाम। तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि लोग उनको भी कालिदास, कबीरदास जी और दांते और ओमर, इन कवियों की तरह माने, इन कवियों की श्रेणी में गिने, इन्हीं की तरह वो अपने आप को भारतीय होना ज़्यादा पसंद करते हैं। ही विल बी अंडरटेक ए स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ इन्फेर्नो, प्रिगेटोरी एंड पैराडाइज विथ दांते। वो चाहते हैं कि दांते के साथ वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो एक तरीके की जर्नी मानी जाती है कि मरने के बाद में बोलते हैं कि नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों का जो वर्णन किया जाता है, वो चाहते हैं कि वो भी दांते जो कवि है, दांते ये बहुत फेमस कवि रहे हुए हैं, इनके साथ वो चाहते हैं कि मैं भी इन्हीं के साथ वहाँ तक भ्रमण करूँ। ही विल मेडिटेट विथ ओमर खयाम ऑन द मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। वो कहना चाह रहे हैं कि वो ओमर खयाम के साथ में गणित की जो दुनिया है, उसके अंदर वो अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। ही विल सिंग पेनफुल सॉन्ग्स ऑफ लव एंड सेपरेशन ऑफ द मिर्जा गालिब। वो कहना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मिर्जा गालिब के साथ वो दर्द भरे जो नग्म हैं, जो गज़लें हैं, वो गाएं, वो उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं। ही विल ड्रॉन विथ लीपो किसिंग द मून रिफ्लेक्शन इन द रिवर। वो चाहते हैं कि वो ऐसा करना चाहते हैं, लीपो के साथ जो चंद्रमा की जो किरणें मतलब रिवर को टच करती है, लाइक ऐसे लगता है कि वो उसको किस कर रही है, वो उस चीज़ को मतलब महसूस करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों में उन्होंने अपनी वो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताई हैं, और उन्होंने ये साबित करना चाहा है कि उनके दिल में, उनके हृदय में किस तरीके से भारतीयता भरी हुई है।
एंड द एंड अमादुद्दीन सेड दैट ही राइट्स इन इंग्लिश एंड ड्रीम्स इन द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर एंड किड्स बट ही इज नॉट इंडो एंग्लिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश। लास्ट में वो कहना चाह रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो लिखते हैं इंग्लिश में और वो सपन भी अंग्रेजी में इंग्लिश में ही देखते हैं, इंग्लिश भाषा में देखते हैं जैसे कि शेक्सपियर और किड्स की तरह, लेकिन वो फिर भी अपने आप को इंडो एंग्लिकन पोइट कहलाना नहीं पसंद करते, इंग्लिश एंड ब्रिटिश। ही इज ए पोइट, वो एक तरीके के कवि हैं। He has lived under various names and has the rich Indian culture heritage of 40 century। और वो कह रहे हैं कि वो 40 सालों से इन भारतीय संस्कृति में ही रह रहे हैं, तो उनकी जो आत्मा है वो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई है, और वो कोई इंडो एंग्लिकन पोइट नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है, वो ही इज ओनली सिंपली अमानुद्दीन, वो सिर्फ अपने आप में क्या है, अमानुद्दीन है, अमानुद्दीन के द्वारा अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो इस पोएम के अंदर उन्होंने किस तरीके से अपने आप को इंडो एंग्लिकन पोएट कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। तो आपकी ये पोएम है, ये वाली पोएम है इंडो एंग्लिकन पोएट। कल हम पढ़ेंगे हमारी क्लास में ये। ओके, ये पोएम है, कल हम पढ़ेंगे इसको, और जितनी हम पढ़ पाएंगे उतनी पढ़ेंगे, पूरी एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरी एक साथ आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, तो हम इसको डिवाइडेड करके पढ़ेंगे। आप ये पोएम देख रहे होंगे जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनके लिखने का तरीका जो था वो मतलब एक लाइन लिखते हैं, फिर उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन लिखी हुई है, फिर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इस तरीके से उनकी ये पोएम है, ठीक है। और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी पोएम है, जो हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आपको मैं PDF सेंड कर दूँगी, आप अपने पहले की पोएम जो हमने पढ़ी है उसके नोट्स आप लोग बनाना शुरू कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।